नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भोजन भोजन एवं पोषण इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है पिछले क्लास में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसके रासायनिक नाम को हम लोगों ने समझा था। अभी हम इसको देखेंगे कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, और विटामिन बी के भाग को भी पढ़ेंगे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद ये जो प्राप्त होता है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछलीकृत तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और ये मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा, उसके बाद सब्जियां से प्राप्त होती है विटामिन बी। बेरी नाम का रोग होता है। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। एस्कॉर्बी रोग होता है और मसूर का फूलना इससे होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। ये नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और ये इसकी कमी से दो रोग होता है। एक तो बच्चों में होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। कौन सा बड़ों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है वयस्क में। ये जो है विटामिन डी मछलीकृत तेल में पाया जाता है, दूध में, अंडा में। और विटामिन डी की कमी से इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जनन शक्ति का कम होना, इससे बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। उसके बाद ये जो है पत्ती वाली सब्जी में पाया जाता है विटामिन ई, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, उसके बाद वनस्पति तेल में पाया जाता है। विटामिन के की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है फ्यूलोक्विनोन। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है इसकी कमी से। टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों से भी उत्पन्न होती है विटामिन के। अब हम विटामिन बी के भाग को पढ़ेंगे। विटामिन बी के बहुत सारे भाग हैं। विटामिन बी1 इसका नाम है, रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन बी3 का नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। उसके बाद विटामिन बी5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का नाम है पैराडॉक्सिन। क्या नाम है? पैराडॉक्सिन। उसके बाद विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन। विटामिन बी11 का नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इस तरह से विटामिन बी के भाग हैं। अब हम प्रत्येक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करना। तो आइए देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो एक सेंटेंस को आप लोग याद रखिए विटामिन बी के भाग के लिए। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा कि विटामिन बी का भाग कौन कौन सा है। तो विटामिन 1, बी1, बी2, बी3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 12। इतना विटामिन बी का भाग है, तो इसे याद रखना होगा। बीच में 4 नहीं है, और इधर 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं है, तो याद रखना है। एक सेंटेंस याद रखिए, थोड़ा पानी पर वसा है। थोड़ा पानी पर वसा है, इस सेंटेंस को याद रखिए। तो विटामिन बी के सारे जितने भी विटामिन बी के भाग हैं, सभी का रासायनिक नाम याद रहेगा। देखिए, थो से हो गया थायमिन। थो से हम लोग याद रखेंगे थायमिन, जो कि विटामिन बी1 का नाम है। उसके बाद रा से हो गया राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। अब यहाँ पे देखिए ये पानी है, तो यहाँ पे आपको उल्टा याद रखना होगा। विटामिन B2 के बाद 3 आएगा, तो हम यहाँ पे विटामिन B5 का याद रखेंगे। विटामिन B5 का याद रखेंगे। पास से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। और फिर नी, यहाँ पे विटामिन B3 याद रखेंगे। नी से हो जाएगा निकोटीमेनाइट या नियासिन। इस तरह से विटामिन B3 याद हो जाएगा। यहाँ जस्ट उल्टा कर देना है, पानी के पास आकर के। पास से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल जो कि विटामिन 5 का हो जाएगा, और नी से हो जाएगा नियासिन जो कि विटामिन 3 का हो जाएगा। और यहाँ पे पड़ है, पड़ से हो जाएगा पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन। क्या याद रखना है? पड़ से विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। उसके बाद व से हो जाएगा, व से वायोटीन, विटामिन B7 का। किसका? विटामिन B7 का नाम है वायोटीन। और सा से हो जाएगा साइनोकोबालामीन जो कि B12 का है। अब बच कौन सा गया? एक और बच गया है। कौन सा बचा हुआ है? विटामिन B11। इसका नाम है फॉलिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। इस तरह से याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी वे में। तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। अब हम इससे होने वाले बीमारी को देख लेते हैं और कहाँ से प्राप्त होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन B1 है तो बेरी होता है, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, घुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है। विटामिन B2 है तो राइबोफ्लोविन नाम है। ये इससे कौन सी बीमारी होती है? अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिहा का फटना, ये सब हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। ये खमीर में होता है, कलेजी में, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि में पाई जाती है। विटामिन B3 की बात करें तो इससे पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, यानी त्वचा पे दाद निकलता है, या 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, या पेलेग्रा नामक बीमारी होता है B3 की कमी से। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। ये मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती, हरी सब्जी से प्राप्त होती है। उसके बाद B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है, इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि का होना, ये बीमारी हो जाती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? पेंटोथेनिक अम्ल यानी विटामिन B5 जो है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर से प्राप्त होती है। अब विटामिन B6 की बात करें तो इसका नाम होता है पैराडॉक्सिन, रासायनिक नाम। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। यह जो है यकृत, मांस, अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, मांस और अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन B7 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? विटामिन B7 की कमी हो जाए, जिसको बायोटीन कहते हैं, रासायनिक नाम है, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये बीमारी होती है विटामिन B7 से। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मांस, अंडा, यकृत, दूध इत्यादि से विटामिन B7 प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन B11 की बात करें, जिसका फॉलिक अम्ल नाम है, रासायनिक नाम। इससे एनीमिया या पेचिस रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया या पेचिस नामक रोग जो है हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग। विटामिन B11 से भी एनीमिया और पेचिस रोग होता है। ये जो है दाल, यकृत, सब्जी, अंडा, सेम से प्राप्त होता है विटामिन B11, फॉलिक अम्ल। उसके बाद विटामिन B12 जो है, इसका नाम है साइनोकोबालामीन जो है, इससे भी एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से पांडु रोग हो जाता है। याद रखना है दोस्तों, एनीमिया रोग विटामिन B6 कमी से भी होता है, विटामिन B11 से भी होता है, कमी हो जाए तो विटामिन B12 से भी
होता है। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? मांस, कलेजी, दूध इत्यादि से प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जैसे कि विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। उसके बाद विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता ही नहीं है हमारे शरीर की कोशिका द्वारा, एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। केवल विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारा शरीर करता है। तो याद रखना है, विटामिन का संश्लेषण वैसे तो हमारे शरीर की कोशिका द्वारा नहीं होता है, लेकिन डी और के विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है, बाकी हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल या कोलेस्टेरोल भी कहते हैं या इर्गेस्टिरोल भी कहते हैं के द्वारा होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल और इर्गेस्टिरोल द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से इसका अवशोषण भी होता है। विटामिन के जो है जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, हमारे शरीर में है ये भाग, और वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। इस तरह से विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम वसा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। वसा जो है, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। क्या होती है ये? एक एस्टर होती है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है वसा। यह जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा जो है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर वैसे ठोस अवस्था में होता है, लेकिन यदि यह द्रव अवस्था में है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो उसी को कहते हैं तेल। वसा जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो हो गया संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा ये जो है केवल नारियल के तेल और तार के तेल में पाया जाता है। संतृप्त वसा कहाँ से प्राप्त होता है? नारियल के तेल से और तार के तेल से। असंतृप्त वसा जो है ये मछली के तेल एवं वनस्पति के तेलों से प्राप्त होता है। याद रखना है दोस्तों, असंतृप्त वसा कहाँ से प्राप्त होता है? मछली के तेल और वनस्पति के तेलों से। संतृप्त वसा केवल नारियल और तार के तेलों से प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 9.3 किलो कैलोरी। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। कितना वसा प्राप्त होना चाहिए? सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है इसका संश्लेषण? शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। उसके बाद वसा के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए वसा के कार्य जो हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। उसके बाद यह जो है खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न भी करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। इसका क्या क्या काम है? सबसे पहला काम, ऊर्जा प्रदान करती है त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती है और इस तरह से टेम्परेचर नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाती है। वसा के कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। तो वसा का कमी भी नहीं होना चाहिए बच्चों में,
किसी में भी नहीं होना चाहिए। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाती है, यानी वसा की अधिकता होगा तो शरीर स्थूल मतलब होगा फूल जाता है। उसके बाद हृदय की बीमारी, अगर शरीर फूलने लगेगा, स्थूल हो जाएगा तो हृदय की बीमारी उत्पन्न होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इस तरह से वसा की अधिकता भी नहीं होना चाहिए और कमी भी नहीं होना चाहिए। कमी होगा तो शरीर रुखी हो जाएगी, विकास रुक जाएगा, और अधिकता हो जाएगी तो शरीर स्थूल हो जाएगा, हृदय की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे शरीर में आघात रोधी बनता है ये, जो कि आवरण के रूप में होता है। हमारे शरीर में आघात रोधी का काम भी करता है वसा। इस तरह से वसा का बहुत सारा कार्य है। अब हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से मिलकर न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने होते हैं, से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके कुछ कार्य है, जैसे न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे कार्य हैं। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम का निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण भी करता है। तो क्या क्या कार्य है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना न्यूक्लिक एसिड का काम है। एंजाइम का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना को नियंत्रण करना, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करना किसका काम है? न्यूक्लिक एसिड का। अब जल के बारे में पढ़ते हैं। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है, जैसे कि पदार्थ है। जल जो है यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव या मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर का 60 से 75% भाग जल होता है। शरीर में जो है 60 से 75% भाग जल ही होता है। जल का मुख्य कार्य क्या है? जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन कहते हैं पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है ये जल, और शरीर में होने वाली अधिकतर जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस बीमारी होती है। केराटोसिस कौन सा बीमारी? शरीर में अगर पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है? केराटोसिस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने जल को पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।